नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप लोगों के सम्मुख हाजिर हूं। मित्रों, आज मैं एक शिक्षक होने का कर्तव्य निभाने का प्रयास कर रहा हूं। आजकल दैनिक चर्चा में हमको जो कुछ सुनने को मिलता है, आप सब मेरी बात से एग्री करेंगे। जो कुछ विकास भारत का हुआ है वो 2014 उसके बाद 2025 तक हुआ है, यानी 11 वर्षों में ही भारत का विकास हुआ है। लेकिन 1947 से 2014 तक भारत का कोई विकास नहीं हुआ था, यह आपको सुनने को मिल जाएगा। शिक्षक कभी भी किसी पक्ष में नहीं होता। हां, ईमानदारी के साथ व्यक्त कर दूं, यदि मेरा एफिलिएशन रहा है, बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रहा है, विद्यार्थी परिषद से रहा है। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, महात्मा गांधी जी को पढ़ने के बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, जब मुझे वर्धा में विद्यार्थी के रूप में इलोक्यूशन कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना था। आज मैं कुछ बिंदु आपके सामने रख रहा हूं, कृपया इन बिंदुओं पर विचार कीजिए। क्या वास्तव में 2014 के बाद ही भारत का विकास हुआ है, या 2014 से पहले, या 2014 तक, 1947 से 2014 तक? जब देश आजाद हुआ था, हमारे देश की पॉपुलेशन, जनसंख्या 33 करोड़ थी। सही कह रहा हूं मैं? यदि कोई चीज आपको गलत लगे, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट दें। आजादी के टाइम पॉपुलेशन 33 करोड़ थी। आज की तारीख में 140 कहा जा रहा है, 140, 142 कहते हैं। लेकिन 2014 में देश की पॉपुलेशन कितनी थी? 133 करोड़। यानी 1947 में जो 33 करोड़ जनसंख्या थी, वो 2014 में 133 करोड़ थी। कितना गुना वृद्धि हुई, ये आप करके देख सकते हैं। मैं समझता हूं 4 गुना से भी ज्यादा वृद्धि थी। उस जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करवाना, यह बात सही है कि गरीबी के नीचे, रेखा के नीचे कह दूं, जनसंख्या काफी अधिक थी। धीरे धीरे प्रयासों के साथ गरीबी घटी थी। मित्रों, एक शिक्षित व्यक्ति, एक चिंतनशील व्यक्तित्व इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है, जब आपको आजादी मिलती है, उसके बाद हर किसी क्षेत्र में प्रगति एक नींव का पत्थर होता है। और यह कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं, 1947 में जो अंग्रेज भारत में चुनौतियां छोड़ के गए थे, एक तो भारत पाकिस्तान का विभाजन करवा के गए थे, दूसरा भारत में जो चुनौतियां छोड़ के गए थे, क्या 74 ईयर्स में उस चुनौती का जो भी राजनीतिक दल था, उसने मुकाबला किया था या नहीं किया था? उत्तर यही मिलेगा, किया था। निरंतर 1947 के बाद हमारे देश की पैदावार बढ़ी थी। एक आपने क्रांति का नाम सुना होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके जनक एम स्वामीनाथन थे। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो मिल्क से रिलेटेड थी, वो भी शायद 2014 से पहले ही हुई थी। फ्रेंड्स, आजादी के समय हमारे देश में डैम्स की संख्या कितनी थी? डैम्स बनाना कोई आसान काम नहीं होता। जरा आप डैम्स के इंजीनियर से पूछिएगा। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया एक बहुत ही श्रेष्ठ डैम निर्माता रहे हैं, जिनके स्मृति में 15 सितंबर को हम इंजीनियर दिवस मनाते हैं। लगभग 430 डैम थे। 1947 में 430 डैम थे, जो 2014 तक बढ़कर 4900 के आसपास पहुंच गए थे। और उसके साथ 230 बांधों का कंस्ट्रक्शन चल रहा था 2014 में। यानी आजादी के समय केवल मात्र 350 के करीब बांध थे, जो बढ़कर 5000 के करीब पहुंच गए थे। और मैं समझता हूं पिछले 10 वर्षों में इनकी संख्या में इजाफा 50 से ज्यादा नहीं हुआ होगा। अब बात कर लें शिक्षा की थोड़ी सी। जब देश आजाद हुआ था, 20 विश्वविद्यालय थे। जी हां, इन 1947 there were 20 universities and about a few
6,000 कॉलेजेस। लेकिन मैं बात आज की नहीं कर रहा, मैं बात 2014 की कर रहा हूं। 2014 तक देश में लगभग 650 से 700 विश्वविद्यालय थे और मैं समझता हूं लगभग 30,000 महाविद्यालय थे। आज विश्वविद्यालयों का नंबर बढ़कर 1,000 को पार कर गया है। लेकिन मैं यह प्रश्न यहां रखना चाहूंगा, 2014 के बाद कितने नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से चलते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। कितनी स्टेट फंडेड विश्वविद्यालय बने, कितनी स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी बनी जो स्टेट गवर्नमेंट के फंड से चलती हैं, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से चलती हैं? आपको उत्तर मिलेगा, जितनी यूनिवर्सिटीज बनी हैं सब प्राइवेट बनी हैं। यानी 650 से यदि 1,000 का आंकड़ा 1100 के करीब है, 450 या 500 प्राइवेट विश्वविद्यालय 2014 से 2025 तक स्थापित किए हैं। क्या इसको आप शिक्षा की उपलब्धि कह सकते हैं? प्राइवेट विश्वविद्यालयों का इतना तेजी से बढ़ना, 2014 से 2025 तक 500 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना। और कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दें सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी बनी है इस 11 साल में, या राज्य स्तरीय गवर्नमेंट एडेड कितनी यूनिवर्सिटी बनी है। जो कुछ यूनिवर्सिटी का विस्तार हुआ था वो 2014 तक बहुत तेजी से हुआ था। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी का विस्तार हुआ है, यह मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक विराम लग गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज पे। फर्स्ट आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके कारण ही हमारे देश की पहचान होती है। बाकी तो हमारे देश की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 200 में कहीं खड़ी नहीं होती, कोई आईआईटी ही हमारे देश की लाज को रख लेता है। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुई थी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के या शिक्षा के सबसे ज्यादा उत्कृष्ट और सबसे ज्यादा प्रशंसनीय मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं। फर्स्ट एम्स की स्थापना 1952 में नई दिल्ली में हुई थी और अभी भी उसका रैंक पहला बना हुआ है। पहले आईआईटी की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। एम्स की कब हुई थी? 1952 में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर भी जरा विचार कर लीजिए, कितनी यूनिवर्सिटी 1947 से 2014 तक बनी थी और उसके बाद कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है। फर्स्ट आईआईएम, द बेस्ट आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद मैं समझता हूं 1961 में बना था। अब क्या बात करें शिक्षा की? क्या मैं ये कहूं 11 वर्ष में जो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमारी सरकार ने एक अंबार खड़ा कर दिया है उसको देखकर हम खुश होते नहीं? एक ऐसा देश जहां की 140 में से 80 करोड़ जनता मुफ्त में राशन ले रही है और हम प्राइवेट विश्वविद्यालय जहां गवर्नमेंट के अगेंस्ट, यदि गवर्नमेंट कॉलेज में किसी गवर्नमेंट कॉलेज या ग्रांटेड दोनों ही में कह रहा हूं 5,000 फीस है तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 1.25 लाख रुपए है। किस तरह का शिक्षा का विस्तार हमने लिया है, किया है? क्या आपने कभी विचार किया है? स्वतंत्रता के बाद ये दूरदृष्टता ही कही जाएगी, आज चंडीगढ़ सबसे ज्यादा प्लान सिटी है। आईआईटी की बात मैंने कही थी, आईआईएम की बात कही थी, एम्स की बात कही थी। अब जरा सिटी पर आ जाओ। स्वतंत्रता के तुरंत बाद 2 बांध का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, चेक कर लीजिए आप, एक भाखड़ा नागल बांध और दूसरा दामोदर वैली प्रोजेक्ट। और आज मैंने आपसे कहा लगभग 5500 के करीब डैम होंगे, लेकिन 5,000 2014 तक बन चुके थे। हमने मनरेगा योजना किसके समय में देखी थी? महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना के थ्रू। कौन लाया था? राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को देश में शिक्षा का अधिकार है। यह 2005 में नहीं आया था। क्या 2014 के बाद आता है, 2005 या पहले आता है? 2004 या 5 में आरटीआई का अधिकार आपको मिला था। आप जान सकते हैं आपके देश के राजनेताओं ने कहां कितना पैसा किया है। यदि कोई अपॉइंटमेंट गलत हुआ है, आप उसकी पूरी, इतनी पारदर्शिता, क्या आप सोच सकते हैं? 2004 में जब राइट
टू इंफॉर्मेशन आया था, हमें ऐसे लगा था कि एक नई आजादी मिली है। हम उन सब काले कुकृत्यों को देखने की अवस्था में आ गए थे जो चाहे उस समय की सरकारें कर रही थी या आज की सरकारें कर रही है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, क्या आप बुद्धिजीवी इसको कोई अधिकार नहीं मानते? चलिए अब मैं आपसे एक मूल बिंदु पे बात कर रहा हूं। डेमोक्रेसी की तो सभी प्रशंसा करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो डेमोक्रेसी को नहीं अपनाएगा। 25 जून को जमकर कांग्रेस को गालियां दी गई, काला दिवस है। मित्रों, पढ़े लिखे लोग कृपया चिंतन करें, पढ़ें। यूएसए को जब आजादी मिली थी, यूएसए की आजादी के बाद 140 सालों के बाद यूएसए में डेमोक्रेसी आई थी। प्लीज लिसन दिस सेंटेंस अगेन। आफ्टर 140 years of independence, USA brought democracy, but that was India. भारत ही था पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में जब 1952 में पहले आम चुनाव करवाकर डेमोक्रेसी लाई गई थी। मित्रों, यूएसए में फिर रिपीट कर रहा हूं, 140 साल के बाद आजादी के डेमोक्रेसी मिली थी और हमें आजादी के तुरंत बाद और 1952 में पहला चुनाव हो गया था। कितना कठिन रहा होगा पहला चुनाव करवाना, जरा आप सोचिए। आज तो आप ईवीएम की बातें करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उस समय बैलेट पेपर से पहला चुनाव करवाना, आप जरा कल्पना तो करके देखिएगा। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, शिक्षा एक ही बात हमें सिखाती है, यदि आप थैंकफुल नहीं रह सकते, थैंकलेस मत बनिए। और आज मुझे जो दिखाई दे रहा है, समूचा देश या तो डरा हुआ है और या हिप्नोटाइज्ड है। इसके अलावा तीसरा कारण नहीं हो सकता। या तो हिप्नोटाइज्ड है और या डरा हुआ है। इस सच्चाई से पर्दा कौन उठाएगा? पहली आईआईटी कब आई थी? पहला आईआईएम कब आया था? पहला एम्स कब आया था? आजादी के समय 450 डैम थे, 2014 तक 5000 डैम बनके तैयार हो गए थे। व्हाइट रिवॉल्यूशन आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन आई। 140 साल के बाद यूएसए में जो डेमोक्रेसी आई थी वो हमारे यहां आजादी के तुरंत बाद आई थी। क्या हमें कांग्रेस सरकार का आभार प्रकट करना चाहिए या नहीं? अरे यदि आप धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं, कम से कम थैंकलेस मत बनिए। यह एक सुसंस्कृत समाज की सबसे पहली विशेषता होती है। चाहे कितना विचारों में मतभेद क्यों ना हो, लेकिन जो सत्य है उसको हम स्वीकारेंगे। नींव का पत्थर हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, डैम हो, रोड हो। आपको रोड का भी बता दूं, मुझे याद आ गया, आजादी के समय केवल 0.3 मिलियन रोड थी, जो बाद में बढ़कर मैं समझता हूं लगभग 40 मिलियन तक चली गई थी 2014 तक। क्या रोड का 0.39 से 2014 में 40 मिलियन तक जाना आप कोई उपलब्धि नहीं मानते? और उस समय टेक्नोलॉजी कहां थी? मुझे याद है 1988 में जब कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, तब भारतीय मजदूर संघ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक है, अनुसांगिक शायद दूसरे लोग नहीं समझेंगे, चूंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहराई से जुड़ा हुआ रहा हूं, अनुसांगिक का मतलब है एक उसका भाग है। इतनी हड़ताल की गई थी, हमारे देश में रोजगार खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगी। आज मोदी जी जो डिजिटाइजेशन का गुण गा रहे हैं, क्या कंप्यूटर के बेस पे नहीं कर रहे? मोबाइल जो आपके हाथ में चल रहा है, मोबाइल के बिना, मोबाइल भी उस समय सोता है जब हम सोते हैं। जितनी देर हम जागते हैं हमारा मोबाइल जागता है। चाहे ऑनलाइन सर्च करें, एआई का इस्तेमाल करें, जेमिनी का करें, चैट जीपीटी का करें, मेटा का करें, या आप गेम खेलिए, मोबाइल तभी सोता है जब आप सोते हैं। उस मोबाइल को लाने वाला कौन था? क्या सैम पित्रोदा को आप ये क्रेडिट देना पसंद नहीं करेंगे? सैम पित्रोदा की जो उस समय रिवॉल्यूशन आई थी, क्या उसने मोबाइल का भारत में प्रवेश नहीं करवाया था? चलिए 1974 याद दिलवाता हूं। पोखरण में जो पहला परमाणु विस्फोट हुआ था इंदिरा जी के नेतृत्व में, क्या उससे भी कोई इंकार कर सकता है कि नहीं 1974 में नहीं हुआ था और इंदिरा जी वहां खड़ी थी पोखरण में जब पहला परमाणु विस्फोट हुआ था? आर्यभट्ट 1975 में हमने उपग्रह पहला भेजा था। सही आंकड़े हैं। 1974 में पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ था, 1975 में हमने आर्यभट्ट भेजा था। क्या उस समय इंदिरा जी नहीं थी? क्या इन सब चीजों की गिनती करने में हमें शर्म आती है? क्या हम एक बिल्कुल तटस्थ रहकर, मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ रहा हूं, लेकिन जब तक आप एक विचारधारा के गुलाम रहेंगे
तब तक आपका विकास, आपके मस्तिष्क का विकास नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन 10th में यह हुआ करता था, जब मैं संघ की लाइब्रेरी में जाता था, छत्रपति शिवाजी को मैंने पढ़ा था, महाराणा प्रताप को मैंने पढ़ा था, जीजाबाई को मैंने पढ़ा था, एक ही प्रश्न होता था, महात्मा गांधी जी को पुस्तक नहीं दिख रही। जवाहरलाल नेहरू जी अच्छे लेखकों में जनरल नॉलेज में पढ़ता था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर टू माई डॉटर, तो कोई उसका मुझे उत्तर सही नहीं मिलता था, घुमा फिरा के दिया जाता था। जब मैंने महात्मा गांधी को ईमानदारी से बता रहा हूं 1981 में पढ़ा, मुझे वर्धा जाना था, वर्धा में ऑल इंडिया इलोक्यूशन कंटेस्ट होता है, उस समय का विषय भी यह था गांधी जी के सपनों का भारत, और वो सपने कहां तक साकार हुए। 1983 में पुणे गया था राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने। जनतंत्र, लोकतंत्र में जनतंत्र का स्थान, यह विषय था। गांधी जी को पढ़ने के बाद जब हम दूसरे फिलोसफर को पढ़ते हैं, एक तटस्थ विचार करते हैं, और शिक्षित और जागरूक और सुसंस्कृत व्यक्ति की यही शोभा होती है, एक विचारधारा की गुलाम बेड़ियों में बंद के ना रहे। और आजकल तो अब खुल के कही दो सर, आजकल तो लोग इसलिए नहीं पूजा कर रहे कि वास्तव में वो इस फिलॉसफी में विश्वास कर रहे हैं। कुर्सी एक ऐसी चीज है, यदि मुझे भी वीसी की कुर्सी लेनी होती तो शायद मैं इस तरह की वीडियो ना बना के 11 साल के गुणगान कर रहा होता। ऐसी वीसी की कुर्सी को धिक्कार है जो मेरे आत्मसम्मान को बेच दे, मेरे अंदर के सत्य को बेच दे। धिक्कार है उस वीसी की कुर्सी को, नहीं चाहिए मुझे। लेकिन परमात्मा ने यदि आत्मा दी है, बोध दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, सत्य बोलने का प्रयास करता रहूंगा। सत्य हमेशा कड़वा होता है। मेरी कई बातें आज लोगों को कड़वी लगेंगी, कड़वी लगे बुरा मानिए, लेकिन अपने दिल पर ज्यादा जोर मत दीजिए। दिल बहुत कोमल होता है। और मैं सभी अपने मित्रों की दीर्घ आयु की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहां विराम देता हूं। नमस्कार।